नमस्कार। आज आप लोगों के लिए द्रव्य की अवस्था और गैसीय नियम में अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन के बारे में चर्चा करेंगे और ग्राहम का विसरण नियम और आंकिक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ना समझ में आए तो इसको पूछिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप किसी गैस का वह मिनिमम ताप होता है जिसके नीचे ताप पर, यानी कि गैस में अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके नीचे ताप पर हम गैस में दाब बढ़ा करके उसको द्रवित कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर चाहे हम कितना भी दाब बढ़ा दें, अगर क्रांतिक ताप वह मिनिमम टेम्परेचर है जिसके नीचे हम गैस में दाब बढ़ाकर उसको द्रवित कर सकते हैं, लेकिन उस क्रांतिक ताप से ऊपर किसी भी कितना भी दाब हम बढ़ा दें तो गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं। आप लोग जानते हो गैस को द्रवित कैसे किया जाता है। किसी गैस को निम्न ताप और उच्च दाब, दो कंडीशन याद रखना हमेशा, निम्न ताप और उच्च दाब पर गैस को द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्रांतिक टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर बताया जिसके नीचे ताप पर गैस में दाब बढ़ा करके उसको द्रवित किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर कितना भी दाब बढ़ा दे तो द्रवित नहीं कर सकते। ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, वह मिनिमम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। किया जा सकता है। उसके ऊपर चाहे कितना भी दाब बढ़ा दे, चाहे कितना भी दाब बढ़ा दे, गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप TC कहलाता है। ठीक है, TC बराबर होता है 8A/27RB। यहां पर A और B ये दोनों वान डेर वाल नियतांक है। आप लोग जानते हो, मैं इससे पहले बता चुका हूं, ए जो है दाब में जो परिवर्तन किया जाता है उसके में प्रयुक्त किए गए नियतांक है, और बी आयतन में करेक्शन जो किए गए हैं उसका जो नियतांक है उसको बी से डिनोट किया जाता है। आर गैस नियतांक। ठीक है, अब आती है बात क्रांतिक आयतन और क्रांतिक दाब। तो क्रांतिक आयतन और क्रांतिक दाब भी आप इसी के साथ में देख लो। क्रांतिक दाब क्या है? क्रांतिक दाब क्या कहेंगे इसको? PC। ठीक है, क्रांतिक दाब इसी से निकल जाएगा कि जो टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर है जिसके नीचे दाब बढ़ा करके, यानी कि वह मिनिमम दाब जिस पर किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप पर, वह इसे लिख दे, वह न्यूनतम दाब जिस पर उसके क्रांतिक ताप
पर गैस को द्रवित किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है क्रांतिक दाब कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक दाब पीसी बराबर होता है A/27B²। ठीक है, और आता है क्रांतिक आयतन, यानी कि क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जितना गैस का आयतन प्राप्त होता है उसको हम क्रांतिक आयतन कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक आयतन। Vc क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जितना आयतन गैस द्रवित होता है क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक आयतन Vc = 3V। ये 3 इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिए, 3 फार्मूले हैं। ठीक है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। ठीक है, देखिए एक सवाल है, वान डेर वाल्स समीकरण का प्रयोग करते हुए नियतांक A यानी कि दाब में जो संशोधन किया गया है उसको हम कहते हैं A की गणना कीजिए। जब एक 4 लीटर के बर्तन में 300 केल्विन ताप पर एक गैस के 2 मोल का दाब 11 वायुमंडल यानी कि ATM एटमॉस्फेयर का मतलब 11 वायुमंडल है, B का मान इतना दे रखा है। B जो है आयतन में संशोधन किया जाता है उस नियतांक को कहते हैं B। तो B का मान ये दे रखा है, तो फार्मूला क्या होता है वान डेर वाल्स समीकरण, P + n² A/V²। मैं पहले दे चुका हूं, B - nP = nRT। ये समीकरण होता है वान डेर वाल्स समीकरण। क्या कहते हैं इसको, वान डेर वाल्स समीकरण। ठीक है, तो वान डेर वाल्स समीकरण में अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो A का मान निकाला जा सकता है। P का मान क्या कर रखा है, 11 वायुमंडल। पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, कंटेंट क्या है, 4 लीटर यानी कि V = 4 लीटर। T टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। एक गैस के 2 मोल, N बराबर दे रखा है 2 मोल, ये 2 मोल दे रखा है N। और दाब P बराबर दे रखा है 11 वायुमंडल। नियतांक B का मान दे रखा है 0.05 और R का मान दे रखा है 0.082 लीटर वायुमंडल। कभी कभी यहाँ पे नियतांक चेंज होता है, केल्विन प्रति मोल, केल्विन प्रति मोल। ये वैल्यू दे रखे हैं। अब इस वैल्यू को इसमें जब रखेंगे तो P का मान कितना दे रखा है, 11। तो यहाँ पर 11 + n², n का मान दे रखा है 2 मोल, तो 2 का स्क्वायर × A/V कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर × V, फिर 4 - 2 × 0.05 = n का मान 2 × R का मान दे रखा है 0.82 × T का मान दे रखा है 300। ठीक है, हो जाएगा हल। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो 11 + 4 A/4 × 4 × 4 -10, ठीक है, = 2 × 0.082 × 300। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 + A/4
इज इक्वल टू इनटू आपके 4 माइनस इतना है तो हो जाएगा 3.9। ठीक है, 4 में से जब 4 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3.9 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं 11 प्लस a अपन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आप डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 0.082 इंटू 300 अपॉन 3.9। ठीक है, तो a अपन 4 बराबर हो जाएगा 4 तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 यहाँ पे रहने दीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 इंटू 2 इंटू 0.082 इंटू 300 अपॉन 3.9 और माइनस 11, इतना हल कर देना आ जाएगा a का। तो इस तरीके से हम लोग बार्नपुल समीकरण की सहायता से किसी का वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, डाल्टन का आंशिक दाब के नियम पर आधारित है। तो इससे पहले वाला जो हमने वीडियो दिया था उसमें मैंने डाल्टन का आंशिक दाब पढ़ाया था। ठीक है, तो डाल्टन का आंशिक दाब के नियम पर आधारित है कि एक फ्लास्क में 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन है का मिश्रण हो रहा है। ठीक है, यदि मिश्रण का संपूर्ण दाब 1 बारमंडल हो तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होगा? तो मैं ऐसे जनरल इस बात को और समझाना चाहता हूँ। सपोज जैसे हम लोग एलपीजी गैस लाते हैं सिलेंडर में, तो उसमें कई प्रकार की गैस होती है, प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, मरकैप्टन होते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि उस संपूर्ण सिलेंडर का दाब इतना है, ठीक है, इतना लीटर का हमने सिलेंडर लिया है, तो उसमें अगर हमें अमाउंट बता दिया जाए कि इसमें इतना किलो प्रोपेन है, इतना किलो ब्यूटेन है, इतना किलो मरकैप्टन है, तो हम उसका संपूर्ण का अलग अलग उसका जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, हम अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करते हैं और कर सकते हैं। समझिए, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, और बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते रहे हैं अभी तक, तो जब लेवल का अलग हो गया तो वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग पहले निकालते हैं? तो सबसे पहला काम इसमें है मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि सबसे पहले हम मोलों की संख्या, इतने ग्राम में हम हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को हम NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस। हाइड्रोजन का भार ग्राम में, हाइड्रोजन का भार ग्राम में बटे हाइड्रोजन का अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार। ठीक है, सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या कैसे आ जाएगी? कितना ग्राम है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम बटे हाइड्रोजन का अणुभार भी 2 होगा। जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 परमाणु है तो 2 हो जाएगा, तो 2 बटे 2 बराबर 1। तो NH2 बराबर कितना आ गया? 1। फिर आया है ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। इसमें ऑक्सीजन के मोलों की संख्या NO2, तो ऑक्सीजन का भार ग्राम में बटे ऑक्सीजन का अणुभार। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। फिर आया है क्वेश्चन, तो भार ग्राम में कितना दे रखा है? 16 ग्राम बटे इसका अणुभार होता है 32, तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 2 या 0.5 कह सकते। ये आ गया ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। अब हम इस मोलों की संख्या की सहायता से हम मोल प्रभाज्य निकालेंगे। तो जब मोल प्रभाज्य किसका निकालेंगे हम? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को पूछा गया, ऑक्सीजन को पूछा गया, तो ऑक्सीजन के मोल प्रभाज्य, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या होता है? इसको हम XO2, X इस तरीके से लिखते हैं, XO2 इज इक्वल टू NO2 बटे NH2 प्लस NO2, ये फार्मूला लिखते हैं मोल प्रभाज्य का। ठीक है, जिसकी मोलों की संख्या पूछा जाता है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को हम उसका मोल प्रभाज्य कहते हैं। ध्यान से देखिए इसको, तो यहां पर ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी है? 0.5 बटे
1 प्लस 0.5 तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 कितना हो जाएगा 1/3 1/3 आया इसके क्या आया मोल प्रभाज। अभी आंशिक दाब नहीं आया। अब आंशिक दाब बराबर फार्मूला क्या होता है आंशिक दाब जानते हो पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब किसका ऑक्सीजन का ठीक है PO2 आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल प्रभाज गुणा कुल दाब। ये फार्मूला हमने लिखा था मोल प्रभाज पिछला वीडियो देखिएगा मोल प्रभाज गुणा कुल दाब मोल प्रभाज गुणा कुल दाब से हम आंशिक दाब मोल प्रभाज कितना आया 1/3 इंटू कुल दाब कितना दे रखा है 1 वायुमंडल तो 1 वायुमंडल लिख देंगे तो उतना आएगा यानी कि 1/3 या 0.333 वायुमंडल। ये आया है इसका आंशिक दाब किसका ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से हम अगर दो गैस है अगर एक गैस का आंशिक दाब इतना आया तो दूसरे गैस का कितना होगा तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है। आंशिक दाब अगर हम ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.333 तो कितना हो जाएगा 0.6665। इस तरीके से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंशिक दाब निकालेंगे। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 3 गैसों के मिश्रण का दाब 700 मिलीमीटर है तथा इनके मोलों की संख्या क्रमशः 0.02, 0.04 तथा 0.08 है तो इनके आंशिक दाबों की गणना कीजिए ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। यहां पर हमें मोलों की संख्या ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा केवल आंशिक दाब निकालने के लिए जो फार्मूला हमने लास्ट में लिखा था उसी फार्मूले को लिखना है ठीक है। और फार्मूला क्या है मोल प्रभाज गुणा कुल दाब ठीक है। आंशिक दाब बराबर हम फिर से लिख दे रहे हैं आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर बराबर मोल प्रभाज गुणा कुल दाब ठीक है। अब हमें जिस गैस का निकालना है सपोज हम इसको A इसको B और इसको C मान लेते हैं तो हमें आंशिक दाब किसका A गैस का निकालते हैं तो PA इज इक्वल टू A गैस के मोलों की संख्या A गैस के मोलों की संख्या कितनी है इसमें 0.02 देखिए तो 0.02 बटे 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.08 ये हो गया इसके मोल प्रभाज गुणा कुल दाब ठीक है। कुल दाब कितना है 700 ठीक है। तो यहां पे इसको आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा गुणा 700 ठीक है। जोड़िए सही 8 × 12 तो 14 और 2 स्थान पे दशमलव है 2 स्थान पे दशमलव यहाँ पे 2 स्थान दशमलव काट दिया 2 × 7 = 14 7 से इसको काट दिया तो 100 यानी कि A गैस का आंशिक दाब कितना आया 100 और यहाँ पे जो मात्रक लिखा होगा 100 मिलीमीटर में आया पहले गैस का निकाल दिया। अब गैस B को निकालिए B गैस को हम क्या लिखेंगे PB इज इक्वल टू अब जब B गैस का निकाला जाएगा तो यहाँ पे मोलों की संख्या क्या रहेगी B गैस के मोलों की संख्या यानी कि 0.04 बटे टोटल इतना ही रहेगा 0.14 इंटू 700 ठीक है। आ रहा समझ में 200 ठीक है। PB इज इक्वल टू कितना हो गया 200 मिलीमीटर 200 एमएल ठीक आया समझ में। अब आप एक तरीका अपना सकते हैं जैसे हमें दो गैस मालूम चल गया PA और PB तो PC निकालने के लिए आप इन दोनों गैस को जोड़ दीजिए दोनों के आंशिक दाबों को जोड़ दीजिए और टोटल में से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा या कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट भी हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे PC इज इक्वल टू C गैस का आंशिक दाब कितना है 0.08 अपॉन 0.14 इंटू 700 ये भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है 400 ml यानी पीसी गैस का आंशिक दाब कितना हो गया 400 ml। अब तीनों को जोड़ के देखिए 700 आ जाएगा कितना PA प्लस PB प्लस PC बराबर 100
प्लस 200 प्लस 400 बराबर 700। तो ये प्रूफ भी हो जाता है कि टोटल गैस का दाब कितना था, 700 था, और हम तीनों को जोड़ दिए तो भी 700 mm आ गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर है। मैंने इसके अंतर्गत कुछ फार्मूले दिए थे, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या गतिज ऊर्जा का समीकरण दिया था। तो गतिज ऊर्जा यानी कि अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करना है। और इसमें क्या पूछा गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 8 ग्राम मीथेन के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो कुल गतिज ऊर्जा के ई बराबर हमने क्या लिखा था, 3/2 n के टी, एक फॉर्मूला दिया था, n RT भी लिख सकते हो या n KT भी लिख सकते हो। तो 3/2 इंटू n, n यहाँ पे कितना है, n मोलों की संख्या है 8 ग्राम मीथेन में, तो n आप निकाल लीजिए। 8 ग्राम मीथेन के अणुओं की संख्या, मीथेन का भार ग्राम में 8 ग्राम बटे इसके अणुभार, मीथेन का सूत्र होता है CH4 12 प्लस 4 बराबर 16। तो यहाँ पे 16, 8 दूनी 16, 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और k का मान यहाँ पे होगा 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल, जूल केल्विन प्रति मोल। जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मात्रा ये हो जाएगा 8.314। T का मान कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T का मान 27 प्लस 273 तो बराबर हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से T का मान यहाँ पे 300 लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप खुद ही जान रहे हो कि 2 से इसको काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, दशमलव यहां पे था, ठीक है, तो 3 0 अब 0.3 स्थान पर लगा लीजिए, इतना आ जाएगा जूल। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको। एक नया टॉपिक, कुछ टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसमें एक टॉपिक छूट रहा है मेरे हिसाब से, ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। क्या होता है ग्राहम का विसरण नियम, पहले समझिए, और फिर उसी नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ग्राहम ने बताया था कि किसी गैस यानी कि निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण गति उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिया था ग्राहम ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ग्राहम का विसरण नियम। नोट कर लीजिएगा, क्या है, निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने, इस निश्चित ताप तथा दाब पर, निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण गति उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अगर इसकी विसरण गति r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, r, तो r इज इक्वल टू √1 अपॉन d, √1/d, ये उसका मूल फार्मूला है। ठीक है, d क्या है, d घनत्व है और r क्या है, विसरण दर, विसरण दर। ठीक है, तो अगर हम दो गैसों की तुलना करते हैं, तो दो गैसों की जब तुलना करते हैं तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू √d2 अपॉन d1, ये फार्मूला ये आता है। अगर हम इसी में अगर हम तुलना करते हैं अणुभार से, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू √m2/m1, ये दो फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिए। और यहां पर R क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि v/tv होता है। v आयतन है, v क्या है, आयतन, और t क्या है, समय। एकांक समय में जितना आयतन विसरित होता है वो उसकी विसरण दर के बराबर होता है। एकांक समय में जितना आयतन विसरित होगा, देखो विसरण है क्या, आप लोगों को मैं ऐसे समझा दूं, काफी कुछ समझ जाओगे कि जैसे हम लोग घरों में किसी कॉर्नर पे अगर एक अगरबत्ती जला दे या किसी डिओड्रेंट का प्रयोग कर ले, हार्ड स्मेल जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी घनत्व अधिक होती है, जैसे कमरे का सामान्य, कमरे में जो भी वायु होगा सामान्य होगा, सभी जगह एक ही जैसा होगा, लेकिन अगर एक अगरबत्ती सुलगा दे तो पूरा कमरा धीरे धीरे उस अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं विसरण क्रिया, क्योंकि बिना किसी माध्यम के, बिना किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, बिना किसी अर्धपारगम झिल्ली के, जब उच्च सांद्रता से लो सांद्रता, हाई से लो की ओर किसी गैस की गति होती है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन। ठीक है ना, तो अब इसमें दो और भी बातें हम इसमें बताएंगे। एक तो डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी गैस का बिना किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की गति को हम कहते हैं विसरण। अगर कोई गैस भारी है और कोई हल्की गैस है, अब उसमें हल्की गैस पहले जाएगी कि भारी गैस पहले जाएगी? जाहिर सी बात है, हल्की गैस का विसरण तेजी से होगा और भारी गैस का धीरे धीरे होगा, है ना, भारी गैस का धीरे धीरे होगा, और हल्का गैस, भारी गैस उसके अणुभार पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस फार्मूले की जरूरत यहां पे आपको पड़ेगी। ठीक है, हल्का गैस और भारी गैस किस प्रकार से, तो इसी आधार पर हम तीन गैस ले रहे हैं, CO2, SO2 तथा NH3, तीन गैसेज हैं। तो ग्राम के विसरण नियम के आधार पर इन गैसों की गति का विसरण दरों को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सभी गैसों का अणुभार ज्ञात कर लो। तो CO2 का अणुभार कितना है, 12 + 16 दूनी 32 बराबर 44। SO2 का कितना है, 32 + 16 दूनी 32 बराबर 64। और NH3 का कितना है, N का है 14 + 3 बराबर 17। तो सबसे हल्का कौन है, 17, यानी कि अमोनिया की गति सबसे तेज होगी, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे अधिक इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी, यानी कि SO2 की गति, यानी कि ये भारी है तो धीरे धीरे चलेगा, SO2 की गति सबसे कम होगी, फिर होगी CO2 की गति उससे अधिक होगी, और NH3 की गति सबसे अधिक। ठीक है, क्योंकि इसका अणुभार सबसे कम है और इसका अणुभार सबसे अधिक है, तो ये धीरे धीरे चलेगा और जो हल्का होगा वो सबसे तेज चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में कुछ टॉपिक भी पढ़ाया और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए, और आप लोग पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था उसको देखते हुए इस न्यूमेरिकल को हल कीजिएगा, यानी कि इसको देखिएगा, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो बुक्स में या कहीं मॉडल पेपर में कहीं मिल जाते हैं उसको हल कीजिए।
ना समझ में आता उसको हमसे पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए या यूट्यूब में जो भी हम वीडियो देंगे उसमें कमेंट्स करके आप लिखिए, मैं उसको उत्तर दूंगा। लेकिन तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।